हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द शो ऑफ बुक्स एंड थ्योरीज पॉडकास्ट। क्या आप स्ट्रेस फील करते हैं? आज की इस भागदौड़ की लाइफ में स्ट्रेस हमारी लाइफ का एक पार्ट हो गया, हमारी लाइफ का एक हिस्सा हो गया, पर हमको पता नहीं पड़ता। हम रील्स और शॉर्ट्स स्क्रॉल करते रहते हैं और पॉलिटिकल न्यूज़ेस देखते रहते हैं, पर हमें ये पता नहीं पड़ता कि हम कितना स्ट्रेसफुल फील कर रहे हैं। क्या ज़रूरत है हमको कहीं पॉज लेने की? मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ी, RX फॉर रेजिलियंस, रिटन बाय डॉक्टर सरोज दुबे। एक्चुअली जो लोग मेरा पॉडकास्ट और मेरा चैनल रेगुलरली देखते हैं वो जानते हैं सितंबर के मंथ में मैं काफ़ी बीमार पड़ा था और उस समय मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर सरोज दुबे से। सो ही वॉज अ लाइफ सेवर फॉर मी। और तभी मुझे पता चला कि उनकी एक बुक आने वाली है जिसका नाम है RX फॉर रेजिलियंस। ये हमको बताती है कि लाइफ में स्ट्रेस के साथ हमें रहना है, पर हमें उसके साथ कैसे रहना है, हमें अपनी लाइफ को कैसे स्ट्रेस फ्री करना है। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर सरोज से इस बुक के बारे में और बहुत कुछ माइंडफुलनेस के बारे में। तो बने रहिए इस पूरे शो में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ये चैनल है बुक्स का और थ्योरीज का। तो सर, वेलकम टू द शो ऑफ बुक्स एंड थ्योरीज पॉडकास्ट। बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देख के, क्योंकि बिल्कुल शायद सितंबर के महीने में आपसे मिला था जब मैं एडमिट हुआ था। नहीं बिल्कुल हिमांशु, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड इट्स एन ऑनर एंड प्लेजर। और वही मैं अपने व्यूअर्स को भी बताऊंगा। कभी कभी क्या होता है ना कि यूनिवर्स बड़े अजीब वेज में बिहेव करते हैं, और इसको हम सिंक्रोनिसिटी बोलेंगे। मैं जस्ट बुक वो लिख दिया था एंड विद इन अ फ्यू मंथ्स वो मतलब रिलीज होने वाला था, तब तुम आए थे। अच्छा, नॉर्मली जैसे मुझे याद है अभी भी इवनिंग राउंड्स में बहुत बार यू आर इन अ हरी, आपको दूसरे पेशेंट्स भी देखना है, तो मैं जस्ट कुछ स्ट्रेस के बारे में बोला कि थोड़ा स्ट्रेस कम लेना है, क्योंकि अदरवाइज तुम्हारे टेस्ट सब ठीक थे और पेन हो रहा था। तो इट्स वेरी कॉमन कि ना स्ट्रेस इज अ कॉज ऑफ एब्डोमिनल पेन अनएक्सप्लेन्ड। फिर तुम्हारी वाइफ ने बताया कि हाँ, ये रात रात को बहुत जगते हैं और ये करते सोते कम है ये। फिर वैसे तो मैं फिर सुन के चला जाता, बट समथिंग मेड मी पॉज, है ना। मैं सोचा एक मिनट रुको, सुनो। फिर मैं बोला अच्छा क्यों, क्या करते हो? कि यार तुम्हारा कोई नाइट शिफ्ट है। तब तुमने कहा कि ऑथर हो, और उस समय एक्चुअली मैं किसी को खोज रहा था टू हेल्प मी कि इसके मार्केटिंग के लिए, पब्लिसिटी के लिए कोई चाहिए। तो मैं बोला अच्छा, तो फिर तुम बताए कि यू राइट फिक्शन एंड ऑल दिस। बोला बहुत बढ़िया। फिर मैं तुमसे पूछा भी, है ना, फिर तुमने कॉन्टेक्ट दिया, कनेक्ट कर दिया। हाँ बिल्कुल, तो ये सिंक्रोनिसिटी होता है व्हेन वी हम अगर मानते हैं कि द यूनिवर्स इज अ फ्रेंडली प्लेस, है ना। कभी कभी हमें लगता है कि बहुत हॉस्टाइल है, अच्छा इट इज मी वर्सेस देम काइंड ऑफ ना, हमें और वो है और हमें लड़ना है, हमें ये करना है। बट अगर हम थोड़ा सा और ओपन होते हैं एंड वी फील कि नहीं, द यूनिवर्स इज अ फ्रेंडली प्लेस, और वो वेरियस इवेंट्स को सिंक्रोनाइज करते हैं, हमें कनेक्ट करते हैं, so that we can enjoy ourselves more, and जो हम करना चाहते हैं उसको एक आउटपुट मिले। तो ये मेरा बिलीफ एकदम सडनली नहीं हुआ, ये कुछ समय से हुआ, और बुक में भी बहुत सारे कुछ हैं। तो हम मेरा यही लोगों को और व्यूअर्स को अगर मैं एक चीज़ बोलूँ, अगर टू एक टेक होम मैसेज यही सोचने के लिए कि वी आर नॉट आइसोलेटेड, हम सेपरेट नहीं है ना। कभी कभी हमें लगता है कि अरे हम नहीं, वी आर ऑल कनेक्टेड, हम सब कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं से हम जुड़े हुए हैं। वी ऑल हैव सिमिलर एस्पिरेशंस, सबका एंड गोल किसी का भी वही है कि हाउ टू बी मोर हैप्पी, है ना। हम कैसे और खुश रहना चाहते हैं, सभी लोग, चाहे मैं हूँ, एवरीवन, द होल टीम, जिसको भी हम देखें, पर्पस ये। फिर अब मैं आपसे और क्वेश्चन पूछूं। मैं चाहूंगा एक बार आप ऑडियंस को ना अपना पूरा इंट्रो भी बता दें, क्योंकि मेरे हिसाब से डॉक्टर्स ना बहुत लर्नेड होते हैं। आधी लाइन तो पढ़ते हुए निकल जाती है। तो प्लीज सर। हाँ नहीं बिल्कुल, आई एम डॉक्टर सरोज दुबे। मैं एक कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ नोएडा में, और मेरा अलग प्रैक्टिस भी है। तो ये तो मेरा प्रोफेशन है, और इसी में हिमांशु से मैं मिला भी था। बट आई एम ऑल्सो अ टेडेक्स स्पीकर, एक काइंड ऑफ मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। मैंने एक टेडेक्स टॉक भी दिया था फ्यू मंथ्स पहले, द आर्ट ऑफ बीइंग एंड डूइंग। कभी अगर ऑडियंस को टाइम मिला और हम लोग बीच में कुछ उस पर भी बात करेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दूंगा टेडेक्स की, तो आप देख सकते हैं। और मेरा एक बुक है जो हे हाउस ने इसको पब्लिश किया है, एंड उसी पर आज डिस्कशन है, RX फॉर रेजिलियंस। तो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है एट राइटिंग, एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ अ सेल्फ हेल्प मोटिवेशनल बुक। तो ये मेरा फर्स्ट ये है, तो दिस इज़ व्हाट आई डू। तो पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि
मैं ये फील करता हूँ कि डॉक्टर सबसे ना बिजी होते हैं। मतलब आई हैव मेनी फ्रेंड्स जो डॉक्टर्स हैं, और सबसे कम ना मैं उनको ही मैसेज करता हूँ, या मुझे कॉल भी करना हो तो आई विल सेंड अ मैसेज टू देम फर्स्ट कि भाई कहीं पेशेंट्स ना देख रहे हो, कहीं क्लिनिक पे ना हो, एंड वंस दे रिप्लाई बैक कि हाँ मैं अवेलेबल हूँ, देन ओनली आई कॉल देम। तो इतने बिजी शेड्यूल के बीच में आई नो हाउ मच एफर्ट इट टेक्स टू राइट अ बुक। और आपकी बुक में एक खास बात ये कि आपने शायद ना बहुत सारी बुक्स पढ़ी भी हैं, क्योंकि एवरी चैप्टर में यू हैव गिवन अ कोट कि इस ऑथर ने ये लिखा, देन यू हैव कंटिन्यूड इट। तो हाउ यू टुक आउट टाइम फॉर ऑल दीज थिंग्स? वेरी गुड क्वेश्चन। तो हाँ, जैसे ये बिल्कुल सही बोले हो कि मैं आई हैव बीन अ वोरेशियस रीडर, है ना, मैं बहुत पढ़ता हूँ, ये मेरा शौक है, पैशन है फ्रॉम चाइल्डहुड। बट हाँ, ये MBBS MD, फिर उसके बाद हम लोग DMB किए, जैसे मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ तो 3 साल उसका था, तो वो सब में ये कहीं ना कहीं फिर जो शौक था रीडिंग का वो कहीं दब गया, और अपने नॉर्मल एज ए कंसल्टेंट में काम शुरू किया, एंड उसी में यू नो बिजी लाइफ चल रहा था। तो फिर लेकिन हाँ, कुछ एक बुक मेरे हाथ पड़ा, है ना, द पावर ऑफ नाउ बाय एकार्ट टोले, इसको मैंने काफ़ी कोट किया है। वो एक लाइफ चेंजिंग बुक था, और एंड आई वुड एनकरेज ऑल माय रीडर्स कि उसको पढ़े। उसमें ये था अबाउट अगेन हम लाइफ को मोस्ट ऑफ द टाइम एक ऑटोमेटिक मैकेनिकल मोड में हम जीते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम गाड़ी चला रहे हैं ना, गाड़ी चलाना सीख लिए, जब एक बार गाड़ी चला रहे हो तो आपको ये भी नहीं पता है कि ब्रेक कहाँ है, हैंडल कहाँ है, आपको सब ऑटोमेटिकली हो जाता है ना। आप जा रहे हो, पता चला कि आधा घंटा निकल गया, आपको कुछ पता भी नहीं चला, क्योंकि आप एक ऑटोमेटिक मोड में हैं। तो लाइफ को भी हम काइंड ऑफ वही ऑटोमेटिक मोड में हम जीते रहते हैं सुबह से लेके शाम तक। तो उनका मैसेज था अबाउट बीइंग प्रेजेंट, यू नो, बीइंग प्रेजेंट, बीइंग अवेयर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बैठे भी है तो वो भी एक मैकेनिकल प्रोसेस है, पर उसमें ये है कि यू नो जस्ट बी अवेयर ऑफ योर एवरी एक्शन। तो मैं फिर बड़ा सोच में पड़ गया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोचा कि देखो, मैं फेयरली सक्सेसफुल हूँ और काफ़ी अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड है, पर इसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। तो देन आई स्टार्टेड रीडिंग अगेन, वरना उसके बुक्स के बारे, और थोड़ा मेरा मेडिटेशन, माइंडफुलनेस की और एक इंक्लिनेशन था, तो वो भी चालू किया। तो आई वाज रीडिंग, एंड फिर वापस अपने रिदम में जब भी टाइम मिलता था मैं पढ़ता था। फिर एक इंसिडेंट हुआ जिसको मैंने यू नो फर्स्ट चैप्टर में ही एक्सप्लेन किया। एक बहुत ही चैलेंजिंग और आई वुड से हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट था, जिसमें एक पेशेंट जिसका एक एंडोस्कोपिक प्रोसीजर हुआ था, उसके बाद पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो गए, एंड द पेशेंट एक यंग पेशेंट थी, सारा चीज़ प्रोसीजर अच्छा से हुआ, ऑपरेशन ठीक हुआ, लेकिन द पेशेंट डिड नॉट रिकवर। फिर वो 3 हफ्ते वेंटिलेटर में थी, एंड फाइनली शी एक्सपायर्ड। समाउ वो ऑलरेडी एक बैकग्राउंड मेरा थोड़ा मेडिटेशन और ये सब में था, और वो इंसिडेंट जो है वो मुझे एकदम यू नो इट काइंड ऑफ टोर मी अपार्ट, है ना, इट ब्रोक मी अपार्ट। क्योंकि सोचने लगा कि इस पेशेंट की क्या गलती है कि वो मेरे पास आया, मेरी क्या गलती है जब मैंने सब कुछ किया, व्हाई डिड दिस हैव टू हैपन, मेरे साथ क्या हुआ, क्यों हुआ। एंड फिर लाइफ के बारे जनरली बहुत सारे सवाल मेरे मन में उठे कि यू नो एक झटके में इतना बड़ा हादसा पेशेंट के साथ भी हुआ, मुझे भी हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली एज अ डॉक्टर आपका रेपुटेशन इज़ एट स्टेक। फिर आजकल मेडिको लीगल चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, और मेरा पीस ऑफ माइंड, इतना स्ट्रेस, वो पूरा यू नो ये था, तो बहुत सारी चीज़ें आए। फिर मैं ये भी सोचने लगा कि ऐसा अचानक से तो कभी भी कुछ हो सकता है, यू नो, कभी भी हम सुनते रहते हैं एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, सडन इलनेस हुआ, सेपरेशन हुआ, डेथ हुआ, यू नो। तो मैं ये मेरे मन में ये क्वेश्चंस आने लगे कि लाइफ का व्हाट इज़ द रियलिटी, और क्या सिर्फ हम एक काइंड ऑफ पिंग पोंग बॉल है कि यू नो अगर हमारा किस्मत और फेट ठीक चल रहा है तो वी आर वेरी हैप्पी, और अगर ऐसे सडनली कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं तो बस आप यू नो प्रे करो या यू जस्ट होप की चीज़ें हो, या कुछ और भी है जो कि यू नो विच इज़ मोर आई वुड से परमानेंट, जो अनशेकेबल है, जो कि इन उतार चढ़ाव के अलावा भी यू नो देयर इज समथिंग। तो ये एक सर्च चालू हुआ, और इसके बारे में मैंने डिस्क्राइब भी किया, और ये काफ़ी समय चला, और इस दौरान में काफ़ी टीचर्स से, गुरु से भी मिला, रिट्रीट्स किया, बहुत कुछ पढ़ा। फिर आई वुड से एक
बहुत सारे इंसाइट्स आए, एक आई वुड से एक अवेकनिंग मैं बोलूँगा, जो कि जिससे कि ये काफ़ी क्लैरिटी आया अबाउट लाइफ एंड व्हाट इज़ ट्रू, व्हाट इज़ इल्यूजरी, हमारे थॉट्स के बारे में, इमोशंस के बारे में। फिर एक टाइम आया जब मुझे लगा कि इसको शेयर करें, है ना। अब शेयर करने में ये था कि अब बुक कहाँ से लिखूँ, यू नो, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ नहीं था। फिर भी मैं सोचा, फिर देन मैं पढ़ा सेल्फ पब्लिशिंग के बारे में। मैं सोचा कि चलो कुछ लिख के यू नो सेल्फ पब्लिश कर ले, तो एटलीस्ट मेरे फ्रेंड्स, मेरे बच्चे, फैमिली, वो लोग तो पढ़ लेंगे और कुछ कभी आगे के लिए ये रहेगा। तो फिर मैंने लिखना शुरू किया। और जैसे बता रहे हो कि इट वाज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ना अपना काफ़ी हेक्टिक यू नो वो है प्रोफेशनल लाइफ था। हाँ, परसिवरेंस बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और फिर मैं ये सोचा, एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स, है ना, जिसके बारे में मैंने कोट भी किया, तो बहुत अच्छा बुक है, वेरी नाइस बुक, आई हैव रेड इट ना, यू रेड इट ना। तो वो एटॉमिक हैबिट्स में मैंने फिर पढ़ा, तो मुझे ये लगा कि मैं स्मॉल चेंजेस लाता हूँ। तो आई स्टार्टेड कि 100 वर्ड पर डे लिखना शुरू करूँ, कभी किसी दिन 200, कभी थोड़े संडे के दिन, ऑल्दो संडे भी हमें राउंड में जाना होता है, बट फिर भी थोड़ा टाइम मिल जाता है, तो कभी 500। तो इस तरह से यू नो मैंने स्टार्ट किया। फिर अच्छा, और एक बार वो भी अगेन एटॉमिक हैबिट्स में भी है और बहुत सारे बुक्स में, एक बार जब थोड़ा मोमेंटम, आई थिंक तुमसे बेटर कौन बताएगा कि एक बार बुक का मोमेंटम थोड़ा बिल्डअप होता है तो आपको और भी मोटिवेशन आता है ना, कि और लिखो। तो फिर ऐसे करके मैंने लिखा। उस समय भी मेरा प्लान था कि इसको मैं सेल्फ पब्लिश के लिए ही कहीं दे दूं। और ये फिर एक एडिटर है लाइफ पॉजिटिव के, सुमा वर्गीज, वो इनफैक्ट शी प्लेड अ बिग रोल। तो मैंने पहले बोला कि आप इसको एडिट करो, क्योंकि इवन अगर सेल्फ पब्लिश करेंगे तो आई वांटेड टू बी एडिटेड वेल, ताकि इसका एक फिनिशिंग टच अच्छा है। तो वो फिर पढ़ के 2-3 वीक के बाद मुझे फ़ोन की मैसेज की, बोले कि सरोज इसमें बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स है, बहुत अच्छे इंसाइट्स है, आई थिंक वी शुड फर्स्ट ट्राई टू गिव इट टू अ ट्रेडिशनल पब्लिशर। और उनके दिमाग में था कि हे हाउस, क्योंकि हे हाउस सेल्फ हेल्प है ना, मोटिवेशनल लिखते हैं। तो फिर हमने उसको वहाँ किया एंड यू नो बाय गॉड्स ग्रेस उन्होंने एक्सेप्ट किया उसको। इट्स वेरी गुड सर। सर एक क्वेश्चन ना मतलब हमेशा आता है, मैं जनरली बहुत डॉक्टर्स से पूछने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि हम एक कॉमन लोग हैं, नॉट अ डॉक्टर, मैं इंजीनियर हूँ, तो हम अगर किसी की डेथ में भी चले जाते हैं तो ना एक इम्पैक्ट छोड़ जाता है माइंड पे, काफ़ी दिन तक कुछ चीज़ याद रहती है। और जनरली कोई ऐसी अनसडन डेथ में चले जाओ तो फिर बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहता है वो। बीइंग अ डॉक्टर आप हॉस्पिटल में हर रोज शायद कुछ ना कुछ अनहोनी देखते हैं, तो हाउ यू कीप योर सेल्फ, योर माइंड आउट ऑफ दैट स्ट्रेस? मैं स्ट्रेस बोलना चाहिए उस वर्ड को, या I don't know what the correct word is, like वो सोच जो दिमाग को कैप्चर कर लेती है, कैप्चर करते हैं। नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑब्वियसली एज अ डॉक्टर यू नो हम लोग पेशेंट्स देखते ही है, यंग पेशेंट्स, ओल्ड पेशेंट्स, सभी लोग यू नो वेरियस इलनेस के साथ। जैसे आज ही मैं बता रहा हूँ, एक 38 ईयर ओल्ड मेल है, तो उनका लिवर में कुछ स्वेलिंग थे और एब्डोमेन में भी कुछ इन्फेक्शन था। तो सारा लग रहा था, 1 वीक का हिस्ट्री है और यू नो लग रहा था कि इट इज़ अ इन्फेक्टिव प्रोसेस। फिर भी ये था, क्योंकि उसको पेन कुछ समय से हो रहा था, तो मैंने कहा कि रेडियोलॉजिस्ट को बोला कि वो जो लिवर वाले जहाँ स्वेलिंग से उसका FNAC कर ले। 3-4 दिन पहले हुआ, तो आज उसका रिपोर्ट आया और उसमें इट वॉज पॉजिटिव फॉर मैलिग्नेंसी। अब वो 38 ईयर्स का है और उससे कल ही बात हो रही थी कि आज या कल में उसको डिस्चार्ज है। तो सुबह बड़ा यू नो स्माइलिंग फेस में था वो, और उसकी वाइफ की अच्छा आज तो छुट्टी है। फिर बड़ा इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट टू टेल देम कि नहीं, ये थोड़ा अलग, समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैज़ हैपेंड, और ये तो मैलिग्नेंसी आया और ये है यू नो। तो पर और सडनली उनको भी काफ़ी झटका लगा कि कहाँ हम यू नो इन्फेक्शन सोच रहे थे और कहाँ कैंसर की ओर आ गए। तो ये था, पर उनको काफ़ी मैंने समझाया कि आजकल वेरियस टाइप ऑफ कैंसर्स हैं, बेनाइन है, ये है, तो सब ट्रीटेबल है और होगा भी ये, बट वी जस्ट हैव टू यू नो डू ऑल द टेस्ट, पेट स्कैन, ये। तो ये बात सही है कि वी यू नो फेस ऑल दीज थिंग्स और बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, एंड थोड़ा ये पार्ट ऑफ हमारा ट्रेनिंग है ना, कि हम क्योंकि देखते रहते हैं तो काइंड ऑफ वी नो कि थिंग्स कैन हैपन। बट इस केस में फॉर एग्जांपल, भले ऐसे ये कॉम्प्लिकेशंस एज अ डॉक्टर और जो इंटरवेंशन करते हैं या सर्जन्स है, उनके लिए कोई
अनयूजुअल चीज़ नहीं है, क्योंकि आप करोगे, इतने साल प्रैक्टिस करोगे, ये करोगे तो कॉम्प्लिकेशंस होंगे। इस केस में सडनली समथिंग, शायद वो बैकग्राउंड था कि थोड़ा सा मेरे मन में कुछ समय से इंक्वायरी आ रहे थे, एक दो कुछ रिलेटिव्स के भी सडन डेथ या इलनेस हुए, तो एक वो कहीं ना कहीं उस समय आई वुड से द ग्राउंड वाज फर्टाइल कि ये क्वेश्चन सडनली आ गए कि क्या है। सो ये उस पर्टिकुलर इंसिडेंट ने क्यों मुझे इट काइंड ऑफ शुक मी अपार्ट, ये कहना बड़ा मुश्किल है, पर हाँ उसको डील करने के लिए जो चीज़ें एंड द पाथ विच आई टुक, उसी को मैंने इस बुक में डिस्क्राइब किया है, जो कि जिसे हमने टाइटल दिया है RX फॉर रेजिलियंस। सर RX का क्या मतलब है बुक में? हाँ, तो RX जो है, देखोगे बहुत बार ना, जो हम डॉक्टर्स जब लिखते हैं, दवाइयाँ लिखते हैं तो RX लिखते हैं, विच इज एक्चुअली RX इज द लैटिन वर्ड फॉर रेसिपी, और मेडिकल टर्म उसका प्रिस्क्रिप्शन। ओके, ना, तो जो प्रिस्क्रिप्शन, हाँ, प्रिस्क्रिप्शन का शॉर्ट फॉर्म है RX। Okay. तो एक तरह से बीइंग अ डॉक्टर मैंने बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन इतने सालों में दिया है, पर ये एक प्रिस्क्रिप्शन फॉर रेजिलियंस है। नाउ व्हाई रेजिलियंस? क्योंकि ये एज आई सेड कि ये बहुत ही मेरे लिए चैलेंजिंग और हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट था, एंड बट इट वाज अ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग इंसिडेंट, और इसको फेस करके, एक्सेप्ट करके, काइंड ऑफ सरेंडर करके, जो मैंने काइंड ऑफ टू बाउंस बैक एंड टू शेयर इट विद द वर्ल्ड। तो इसीलिए मैं ये इसको मैंने प्रिस्क्रिप्शन फॉर रेजिलियंस किया है। आपकी बुक में ना एक लाइन मैंने जो मेरे पास जो बुक है मैंने उसमें अंडरलाइन करके रखा हुआ है, यू हैव मेंशन 46.9% ऑफ थिंकिंग व्हाट वी डू इज नेगेटिव। तो इस थ्योरी के बारे में सब बताएं, मतलब ऑब्वियसली, मतलब जब मैंने वो लाइन पढ़ी तो इट्स वेरी कैची। तो मैंने सोचा इस बारे में कि हाँ, मतलब हम दिन भर सोचते, मतलब आवर ब्रेन नेवर स्टॉप्स, वी कीप ऑन थिंकिंग समथिंग, वी कीप ऑन थिंकिंग। तो ऑब्वियसली व्हेन वी थिंक, उसमें अगर 46.9% नेगेटिव है, तो इज देयर एनी वे, चाहे माइंडफुलनेस की बात करें कि कैन वी ब्रिंग डाउन दिस परसेंटेज टू लोअर, और ऐसा क्यों है कि ये 46.9% ही है? सो व्हाट्स योर कमेंट ऑन दिस? हाँ, ये एक्चुअली बहुत फेमस और ग्राउंड ब्रेकिंग हार्वर्ड स्टडी ना, मतलब कोई ऐसा भी स्टडी नहीं है, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल जो है ना, उसका एक स्टडी था, और उसमें ये था बेसिकली कि जो सर्वे किया था उसमें लोगों से बहुत बार यही पूछे कि जब चाहे वो कोई काम कर रहे हो या अपना नॉर्मल इसमें हो या इवन एट होम हो, कि व्हाट आर द थॉट्स यू आर हैविंग, इज इट रिलेटेड टू व्हाट यू आर डूइंग, इज इट नेगेटिव और पॉजिटिव, हाउ डज इट इफेक्ट, जो बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो उसमें जो ऑथर्स के जो वो था, सर्वे के अनुसार अराउंड 46 to 47% ऑफ द टाइम आर थॉट्स आर डिस्ट्रैक्टेड थॉट्स। एक तो सपोज हम आपसे बात कर रहे हैं ना, या कुछ मैं काम कर रहा हूँ, पर मेरा थॉट कहीं और है, इट इज समवेयर एल्स, इट इज डिस्ट्रैक्टेड एंड ऑल्सो इट इज स्ट्रेसफुल या नेगेटिव थॉट्स है ना। तो जो ऑथर्स का कंक्लूजन यही था कि द मोर वी आर अवे फ्रॉम द प्रेजेंट मोमेंट, हम जब माइंडफुल नहीं रहते हैं, हम माइंडलेस रहते हैं, तो हम डिस्ट्रैक्टेड भी रहते हैं, और हमारे जो थॉट्स की क्वालिटी भी नेगेटिव होते हैं। और इनफैक्ट उस स्टडी का जो टाइटल था कि अ वॉन्डरिंग माइंड इज एन अनहैप्पी माइंड। तो जो माइंड वॉन्डर इधर से उधर कर रहा है, डिस्ट्रैक्टेड है, वो अनहैप्पी भी है, इट इज नॉट वेरी हैप्पी। एंड उसके बेसिस में फिर काफ़ी स्टडीज हुए माइंडफुलनेस पर, कि जब हम मोर प्रेजेंट रहते हैं, मोर माइंडफुल रहते हैं, तो वी आर नॉट ओनली वी फील मोर एट पीस एंड वी आर हैप्पियर, इट इंक्रीजेज आवर क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी एंड वर्क एफिशिएंसी। और ये सब जैसे मैंने जो चैप्टर ऑफ पावर ऑफ नाउ में बहुत सारे बेनिफिट्स मैंने गिनाए हैं। और माइंडफुलनेस एक्चुअली वो आजकल स्पेशली वेस्ट में तो इट हैज़ कॉट ऑन लाइक क्रेजी, मतलब हर जगह वर्क में गूगल के अपने माइंडफुलनेस क्लासेस होते हैं,
ऑलमोस्ट जो EY सब जो फेमस कंपनीज हैं उनके अपने होते हैं, बिकॉज उसका मेन रीज़न ये है कि क्योंकि हम कोई भी चाहे कंपनी हो ऑर्गेनाइजेशन हो क्या चाहते हैं अपने एम्प्लॉय से, वन इज़ दैट कि उनका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, एफिशिएंसी बढ़े, वर्क एब्सेंस कम हो, मतलब वो ज़्यादा लीव फालतू के नहीं ले, एंड एट द एंड ऑल्सो की वेलबींग और हैप्पीनेस भी रहे। क्योंकि अगर आपकी पे जितना भी हो, अगर आप खुश नहीं है, स्ट्रेस्ड है, अनहैप्पी है, तो आप सूनर और लेटर चलो आप 1 साल अपना कमा लोगे और उसके बाद यू विल ट्राई टू स्विच ओवर। तो ये जो स्विचिंग ओवर जॉब्स जो है ये भी बहुत आजकल एक बड़ा प्रॉब्लम है, एंड गुड कंपनीज दे वांट टू रिटेन एम्प्लॉयज। तो इसमें दे हैव सीन कि इवन अगर हम 5, 10, 15 मिनट अगर सिंपल प्रैक्टिसेस करें माइंडफुलनेस का, तो इट हेल्प्स अ लॉट। तो जनरली ऑडियंस के लिए पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैं बुक पढ़ चुका हूँ तो मुझे पता है, बट व्हाट इज दिस माइंडफुलनेस प्रैक्टिस? क्योंकि आपकी बुक में लगातार माइंडफुलनेस प्रैक्टिस की बात हुई है, के बारे में आपने TEDx स्पीकिंग भी किया इसके बारे में। अभी हम दिल्ली लिटरेचर फेस्टिवल में मिले थे, वहाँ भी आपने माइंडफुलनेस पे एक पूरा सेशन दिया था। व्हाट एग्जैक्टली इज माइंडफुलनेस? ठीक है, नहीं बहुत वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन, क्योंकि व्यूअर्स को कई बार नहीं पता नहीं पता होता, बिल्कुल। और इसको जितना सिंपली मैं समझा सकता हूँ वो बताऊंगा। देखो, बाय डेफिनेशन हम बोलते हैं माइंडफुलनेस इज बीइंग अवेयर of the present moment as it is without any judgment, है ना। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो being aware of the present moment यानी इस समय जो भी हो रहा है हम कॉन्शियसली अवेयर है कि क्या हो रहा है ना। जैसे मैंने शुरू में बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऑटोमेटिकली और मैकेनिकली बिहेव करते हैं। हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और हमें वी आर नॉट इवन अवेयर। हम सोचो अगर मैं इस रूम से दूसरे रूम जाना हो तो आई कैन गो मैकेनिकली विदाउट इवन बीइंग अवेयर ऑफ द स्टेप्स आई एम टेकिंग, ऑफ स्टैंडिंग एंड वॉकिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं बैठा हूँ, सोचो हम लोग अभी आधे घंटे से बात कर रहे हैं, दैट इटसेल्फ हो सकता है इंटरव्यू खत्म हो जाए, मैं चला जाऊँ और मुझे वो अवेयरनेस भी नहीं रहेगा कि हम बैठे थे। सो इट इज़ अबाउट बीइंग प्रेजेंट, अवेयर एंड नॉन जजमेंटली में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल हम हर चीज़ को ना लेबल और जज करते हैं। जैसे सोचो वेदर को, है ना, हम सोचो बाहर, अरे आज बहुत ठंडा है या बारिश हो रही है या सन नहीं है या सनी है, ज़्यादा धूप है, वो है। तो वी नेवर एक्सेप्ट दिस मोमेंट एज इट इज़, जैसे कि वो है ना। तो माइंडफुलनेस वही है कि ये मोमेंट जैसे भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें यहाँ ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, या थोड़ा लाइट कम है, ज़्यादा है, बट वी आर जस्ट बीइंग प्रेजेंट, वी आर जस्ट बीइंग इन दिस मोमेंट जिस तरह से भी हो। और हमारे डे टू डे लाइफ में कभी कभी सिचुएशंस बड़े अच्छे होते हैं, सुबह से ही सब कुछ अच्छा चल रहा है, कहीं अच्छा कुछ फ़ोन आया, कुछ ये आया, और सब कुछ अच्छा हो रहा है, तब तो हम बड़े खुश होते हैं, हाँ ये ऐसा दिन होना चाहिए। और अगर सुबह से ही कुछ आ जाए, फॉर एग्जांपल अब जैसे आपके कोई काम करने वाले जो हेल्पर्स है वो छुट्टी ले ले अचानक, या कहीं कुछ हो जाए, या कहीं गाड़ी स्टार्ट नहीं हो, तो हम इमीडिएटली सोचने लगते हैं कि अरे आज का दिन तो बहुत ही ख़राब है। तो वी हैव लेबल्स। और अगर हम माइंडफुल रहते हैं तो वी एक्सेप्ट इट कि चलो अब हर दिन एक समान नहीं होता, अब गाड़ी खराब है या ये नहीं आ रहा है, बट द होल डे इज अहेड ऑफ अस, तो लेट मी बी प्रेजेंट, टेक ईच मोमेंट एज इट इज, एंड देन लेट अस सी कि वो दिन कैसे निकलता है। तो माइंडफुलनेस यही है, इट इज ब्रिंगिंग प्रेजेंस एंड अवेयरनेस टू व्हाटएवर वी आर डूइंग। आई फील माइंडफुलनेस जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रेजेंट जनरेशन। आई टेल यू व्हाई आई एम सेइंग दिस। जब हम छोटे थे तो हम पढ़ाई भी करते थे, कुछ देर पापा मम्मी के साथ भी बैठते थे, टीवी भी देखते थे, दोस्तों के साथ भी जाते थे, बाहर भी खेलते थे। लेकिन आज की जो जनरेशन है, they have consigned into one room, mobiles या फिर लैपटॉप या इंटरनेट, and they keep on scrolling, downloading things and watching. So they are actually, what I feel, कि they are not enjoying that moment. जो mindfulness है, they are not enjoying those things. तो actually enjoy के लिए मतलब उनको वो mindfulness वाला है ही नहीं, वो they are always in one single mode. बिल्कुल सही है। और वही बात है कि एकदम बिल्कुल सही बताए हो कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये जो टेक्नोलॉजी
इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड एंड एलाई, लेकिन उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी है। फिर क्या होता है कि जैसे हम फ़ोन पे वही स्क्रॉलिंग करते हैं के बाद एक उसी में उलझते जाते हैं, तो देन वी बिकम टोटली मैकेनिकल। वो देख रहे हैं एक दूसरा लिंक खुला, उससे कहीं और लिंक खुला, मतलब आप चाह नहीं रहे हो कि वो करना, लेकिन एक लिंक खुल गया, ऑटोमेटिकली हम वहाँ चले गए, है ना। और स्पेशली जैसे बता रहे हो, हर जनरेशन की प्रॉब्लम्स है, लेकिन हाँ इस जनरेशन में यही है क्योंकि दे आर टू मच इनटू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज़ अ वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छा ये है, लेकिन वही बात है कि जब हम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में जाते हैं तो वी आर लॉस्ट इन आवर माइंड्स। एक्चुअली माइंडफुलनेस का एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो काइंड ऑफ डेफिनेशन में आता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर लॉस्ट इन आवर माइंड्स एंड इन आवर थॉट्स, चाहे वो पास्ट के हो या फ्यूचर के हो, है ना। जैसे अभी अगर मैं बैठा हूँ तो शायद मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा इसके बाद क्या होना है, कहीं मुझे जाना है, राउंड लेना है या समथिंग एल्स, या कहीं मैं पास्ट के बारे में सोच रहा हूँ कि अरे वो क्या हुआ, उस पेशेंट का क्या हुआ, या कोई पहले का मीटिंग था या समथिंग। तो वी आर नेवर प्रेजेंट, वी आर लॉस्ट बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर। और देखो कि मैक्सिमम लोगों का यही प्रॉब्लम है ना, कि पास्ट और फ्यूचर के बीच में हम फंसे हैं और उस प्रेजेंट को हम उतना अच्छा से जी नहीं रहे। और मल्टीटास्किंग इज़ अनदर थिंग जो कि हम लोग की जनरेशन में भी एक्चुअली मल्टीटास्किंग को एक काफ़ी समय तक ना इट वाज सपोज टू बी अ वेरी पॉजिटिव थिंग कि हाँ हम फ़ोन में भी कर रहे हैं, ड्राइव भी कर रहे हैं, कभी कभी या घर पे हैं तो सब्जी भी ये कर रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, अपना नोट्स भी बना रहे हैं। तो ये होता है कि मल्टीटास्किंग में यू आर डूइंग सो मेनी, अचीविंग सो मेनी थिंग्स एट वन गो, है ना। और लगता है कि आप बहुत प्रोडक्टिव हो क्योंकि आप मल्टीटास्क कर रहे हो। लेकिन इसमें भी बहुत स्टडीज आ गई कि मल्टीटास्किंग एक्चुअली आपके एनर्जी को ड्रेन करता है, और आप भले 10 काम कर रहे हो लेकिन आप प्रॉपरली एक काम भी ठीक से नहीं कर रहे। सो नाउ अ लॉट ऑफ स्टडीज हैव कम जिसमें कि दिखाया गया है कि मल्टीटास्किंग नॉट ओनली डिक्रीजेस योर हैप्पीनेस, इट इंक्रीजेस स्ट्रेस ऑल्सो। और ठीक है, बहुत बार होता है कि हमें मल्टीटास्क करना पड़ता है, वो तो है ही, क्योंकि कभी बच्चे का ये है, कभी अपना कुछ काम है, फ़ोन आ रहा है, ये कर रहे हैं, वो तो ठीक है। बट उसको एक हैबिट ना बना के जस्ट कभी अगर बहुत ज़रूरी है तभी हमें मल्टीटास्किंग करना है, नहीं तो वी ट्राई टू डू वन थिंग एट अ टाइम। और एकर्ट टोल ने पावर ऑफ नाउ में बहुत अच्छा चीज़ बताया है कि हम बहुत बार इस मोमेंट को एक ऑब्स्टिकल के रूप में लेते हैं कि इसको बस खत्म करके हमें अगला मोमेंट में जाना है ना। कि इस मोमेंट चलो ये तो बस किसी तरह निपटाओ, जंप टू द नेक्स्ट मोमेंट, क्योंकि समाओ हमें लगता है कि जो नेक्स्ट मोमेंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद उसमें कुछ हमें मिले। और नेक्स्ट मोमेंट तो यही मोमेंट है, नेक्स्ट मोमेंट भी हम ऐसे बिहेव करते हैं कि इसको खत्म करो फिर एक ये करो। सो ये एक हैबिट बन जाता है फ्रॉम जंपिंग फ्रॉम वन मोमेंट टू अनदर मोमेंट एंड नॉट एवर बीइंग रियली प्रेजेंट इन दैट। एक चीज मतलब मैं माइंडफुलनेस को कहीं लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ। जनरली आज के बच्चे जो पढ़ाई करते हैं वो बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, पढ़ते पढ़ते कि मोबाइल उठा लिया, फिर मैक्सिमम पढ़ाई तो आजकल लोग यूट्यूब पे कर रहे हैं। बट बीइंग अ डॉक्टर, क्योंकि मैंने अपने ज़माने में अपने फ्रेंड्स को देखा है जो डॉक्टर्स हैं, तो घंटों घंटों पढ़ रहे हैं, दे आर इनटू देयर बुक्स, दुनिया जहान से सब कट ऑफ होके। तो डॉक्टर्स की मतलब मेरा हमेशा से मानना है कि मेडिकल की पढ़ाई सबसे कठिन पढ़ाई है, बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग और सारी दवाइयों के नाम सर हमें तो एक भी याद नहीं होते, आपको सारे लटे होते हैं। तो डॉक्टर्स आर ऑलवेज रीड अ लॉट। So how this mindfulness practice can help the generation or the students who actually want to pursue say medical or something like IPS or UPSC जो मतलब concentration से पढ़ना चाहते हैं, जो how this can help into that? Why I'm asking this because मेरे बहुत सारे audience, young audience है, 13 years to 24 years के बहुत audience है, and maybe this could help them. नहीं definitely very rightly said। और इनफैक्ट आजकल बहुत जगह माइंडफुलनेस स्कूल्स में भी चालू हो रहे हैं ना, स्कूल्स में, कॉलेजेस में। और मैंने कुछ बीच में सेशंस भी दिए थे जहाँ ऑनलाइन सेशंस जिसके स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। इट हेल्प्स अ लॉट बिकॉज वही प्रॉब्लम यंगर जनरेशन में यही है, क्योंकि हम शुरू से थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में ज़्यादा हैं
तो वी गेट डिस्ट्रैक्टेड अ लॉट। जब हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बेसिकली जैसे इसमें मैंने कुछ सिंपल प्रैक्टिसेस बताए कि जिसके लिए, अच्छा ये भी एक बड़ा मिथ है कि हमें लगता है जब माइंडफुलनेस या मेडिटेशन के बारे में बात होती है कि अच्छा अरे इसके लिए तो बहुत बहुत टाइम चाहिए, एक अलग जगह चाहिए, एक अलग पोजीशन पालती मार के बैठना है, एकदम साइलेंस चाहिए, ये तो हो नहीं सकता है ना। वी हैव सो, और वो सारे मिथ्स को मैंने ब्रेकअप भी किया है कि इट इज़ वेरी सिंपल। हम जैसे अभी बैठे हैं, यू नो, वी कैन इजीली प्रैक्टिस इट। उसमें जस्ट हम एक एंकर लेते हैं which can be our breathing. Actually, this was one of the question which I had. कि how to practice mindfulness and meditation and integrate into our daily life. Into our daily तो life. मैं ऐसे ही कहूँगा आपको कंक्लूड करें। तो जो प्रैक्टिस करते हैं वो सिंपल, हम यू नो वी टेक एनी एंकर एज फॉर एग्जांपल ब्रीदिंग का, जस्ट हम अपने ब्रेथ को वॉच कर रहे हैं इन एंड आउट, है ना, बिकॉज द ब्रेथ इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट मोमेंट, वो कभी भी पास्ट या फ्यूचर में नहीं है, और हमारा बॉडी एक्चुअली हमेशा प्रेजेंट में है। थॉट्स आएंगे, इट्स ओके, सपोज मैं बैठा हूँ, कुछ थॉट्स आए, फिर हम डिस्ट्रैक्ट हुए, देन अगेन वी कम बैक टू द प्रेजेंट, फिर कुछ थॉट्स आए, वी कम बैक। सो ये हम चाहे 5 मिनट, मैं बोलता हूँ आप 10-15 मिनट भी नहीं कर सको, 5 मिनट करो, है ना, एंड देन यू कैन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करोगे तो अ लॉट ऑफ स्टडीज हैव शोन कि ये फोकस बहुत बढ़ाता है। और इट इज़ यू नो वेरी ऑब्वियस क्यों बढ़ाता है, क्योंकि हम जितना हम अपने प्रेजेंट में रहेंगे, जितना यू नो एक चीज़ पे काइंड ऑफ कंसंट्रेशन रहेगा, तो वो अब हमारा फोकस बढ़ेगा। तो इसीलिए मैं अपने यंग जो व्यूअर्स हैं आपके और जो भी सुन रहे हैं उनको यही इनकरेज करूँगा, इट्स वेरी सिंपल, 5-7 मिनट भी ये करो, और कहीं भी कर सकते हो। बहुत बार होता है कि आप ट्रैवल कर रहे हो, बसेस में ट्रैवल कर रहे हो, स्कूल बस में जा रहे हो या कॉलेज बस में जा रहे हो, यू कैन प्रैक्टिस इट। एंड जो ये क्वेश्चन पूछे हो ना कि हाउ टू इंटीग्रेट इट इन आवर डेली लाइफ, वो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। और उसके लिए यही है कि जितने हम अपने सेंसेस को यूज करते हैं ना, दैट ब्रिंग्स अस इनटू प्रेजेंस। और जो मैंने टेडेक्स टॉक भी दिया था ना, वो था द आर्ट ऑफ डूइंग एंड बीइंग, उसके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। उसमें मैंने 5-6 स्ट्रेटजीज दिए थे, हाउ वी कैन इंटीग्रेट बीइंग इनटू डूइंग, मतलब एक पॉज कैसे ला सकते हैं अपने बिजी लाइफ्स में। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेजेंस या माइंडफुलनेस और प्रेजेंस ऑलमोस्ट सेम है। और उसमें भी मैंने ये मेंशन किया फॉर द बिजी पीपल, जिसको लगता है कि उनके पास टाइम नहीं है कि इवन 5 मिनट भी नहीं बैठ कर, कोई बात नहीं, तो मैं बोलता हूँ कि जस्ट यूजिंग आवर सेंसेस फुली। सेंसेस यही अपना सीइंग, हियरिंग, टचिंग, टेस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर ये बॉटल है ना, इसको हम फील कर रहे हैं, वी आर रियली फीलिंग दिस बॉटल ऑफ वाटर। फिर अगर मैं यू नो पानी पी रहा हूं, सो अगेन जो टेस्ट सेंसेशन है, टच है, सीइंग है, हियरिंग है, यू नो, सो एनीथिंग विच वी डू यूजिंग आवर सेंसेस, इट ब्रिंग्स अस इनटू प्रेजेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चाहे, जैसे एक आई थिंक चाइना में एंड ज़ेन में ना एक टी मेडिटेशन विच इज़ वेरी पॉपुलर, तो उसमें बस ये है कि बीच में, अच्छा हम टी या कॉफ़ी ब्रेक तो हमेशा लेते रहते हैं, दैट कैन बी अ टाइम जब हम यू नो जब थोड़ा चाय तो पी ही रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, वो तुरंत लिए, यू नो आपको टेस्ट का भी पता नहीं चला, 2 मिनट एक्स्ट्रा लो, 1 मिनट एक्स्ट्रा लो, जस्ट यू नो हैव इट इन अवेयरनेस। Again, anything which we do into presence with our senses brings us into awareness and presence. Then उसमें मैंने ये दिया था, इवन जैसे सुबह फॉर एग्जांपल हम चेंज करते हैं या ब्रश करते हैं, मेंटली हम यू नो ब्रश जस्ट मैकेनिकली किए, तो उसमें अगर हम जस्ट एक मेंटली लेबल किया, अच्छा ब्रशिंग माई टीथ, हैविंग अ बाथ, इट इज़ अ वेरी वेरी नेचुरल एंड अ वेरी नाइस वे ऑफ कमिंग इनटू प्रेजेंस। नहाना तो हमें है ही, नहाने के समय हमारे सारे सेंसेस अवेक रहते हैं, पानी है, ठंडा है, गर्म है, यू नो जो भी है, द स्मेल ऑफ फ्रेग्रेंस ऑफ सोप, शैम्पू, तो ये सब, द टच ऑफ योर बॉडी, तो ऑल दीज थिंग्स ब्रिंग अस इनटू प्रेजेंस। तो देयर आर वेरी वेरियस वेज। अगर आपके पास टाइम नहीं है या
वैसे टाइम नहीं है तो एक मिथ है ना, क्योंकि टाइम तो हमारे पास हमेशा है। मैं टाइम से ये बता रहा हूँ, अभी आज ही एक पेशेंट आया, तो फैटी लिवर जो है इज सो कॉमन ना, तो आजकल फैटी लिवर होते रहता है। तो वो पेशेंट को मैं 2-3 बार से बता रहा था कि सुनो, जो भी तुम्हारा नाम है राजेश या ये, कि तुम्हें थोड़ा वेट कम करना है, एक्सरसाइज। डॉक्टर साहब मैं तो बहुत बिजी हूँ, ये है वेट कम, टाइम किसके पास है, आप दवाई कुछ लिखो। मैंने कुछ समझाया, फिर रश था तो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया। फिर लास्ट टाइम उसका लिवर फंक्शन टेस्ट थोड़े बड़े थे, फिर मैंने कहा कि फाइब्रो स्कैन करो। अब फाइब्रो स्कैन उसका आ गया 16, 14 के अबव हम सिरोसिस मानते हैं, सिरोसिस मतलब कि इरिवर्सिबल। और वो आया आज पेशेंट 16, एकदम घबराते हुए रोते बिलखते टाइप का, क्योंकि वो गूगल में देख लिया किसी, सर ये क्या आ गया, मैं तो अभी 32 साल का हूँ। और ये बोला, यार राजेश तुमको कितने बार से मैं बता रहा था कि सर आप बोलो आज ही मैं 1 घंटा ये करता हूँ। तो एक्चुअली टाइम तो उसके पास पहले भी था, पर इट इज ओनली जब आपको कुछ झटका मिलता है तो बोला। मैं उसको 5-10 मिनट बोल रहा था इतने समय से, काफी महीनों से। आज वो बोला सर मैं आज से ही 1 घंटा डेली करूंगा। मैं बोला देखो तुम 5-10 मिनट नहीं निकाल पाए, आज तुम बोल रहे हो कि आराम से 1 घंटा निकाल सकते हो। सो वो टाइम भी एक मिथ है, बट एनीवे वो तो एक अलग चीज है। बट वही मैं बोलूंगा कि वी कैन यूज दीज स्मॉल मोमेंट्स जस्ट टू ब्रिंग अस मेरे को ना, क्योंकि आप TEDx स्पीकर हैं, मैंने भी TEDx स्पीकिंग किया है। यस बिल्कुल। जो आप समझा रहे थे ना, तो मेरे को एक चीज आता है, TEDx स्पीकिंग अपने आप में ना एक बहुत अच्छा माइंडफुलनेस प्रैक्टिस है। यस जिन्होंने TEDx स्पीकिंग किया है वो हाँ, चीज को समझ सकते हैं। Yeah. When you stand on that podium, सब कुछ अंधेरा, बिल्कुल, only a light on you, एक सिर्फ लाइट आ रहा है, and you feel that thing. आप उस लाइट को स्मेल कर सकते हो। I can still feel that presence. that बिल्कुल। And उस मोमेंट में you are only with you. That's the only moment which, क्योंकि आप ना उस टाइम पास्ट सोच रहे होते हो ना फ्यूचर सोच रहे होते हैं। You only speak for that 14-15 minutes. बिल्कुल, very very true, very much. और वही है, देखो जब सोचो वो TEDx टॉक तुमने दिया, जब मैंने भी दिया, तो you are totally present, है ना, totally present। क्योंकि लगता है कि हम ये तो चलो, और उस समय तो जो बोलना है ये तो रिकॉर्ड हो रहा है YouTube के लिए, और वो इतने सारे स्पीकर्स देखेंगे और वो हमेशा के लिए रहेगा। अब थोड़ा ज़्यादा गड़बड़ किए वो हमेशा के लिए रहेगा। सो यू आर वेरी प्रेजेंट, वेरी दिस थिंग अवेयर। तो और ये बिल्कुल सही पॉइंट है, क्योंकि हियर आई कैन ब्रिंग अनदर पॉइंट, जो कि जब भी हम लाइक फॉर एग्जाम्पल, लोगों को एडवेंचर राइड्स या एडवेंचर बंजी जंपिंग ये सब क्यों पसंद है पता है? क्योंकि जब भी हम कुछ उस तरह के डेंजरस स्टंट करते हैं, चाहे बंजी हो या कुछ बाइक राइड, तो यू आर टोटली प्रेजेंट। क्योंकि थोड़ा सा भी अगर इधर उधर भी हुआ तो यू मे डाई, है ना। तो आप बिल्कुल प्रेजेंट, बिल्कुल अवेयर, एंड पीपल लाइक इट। दे डोंट नो द रीजन कि क्यों उनको इतना एडवेंचर स्पोर्ट्स अच्छा लगता है या फास्ट राइडिंग। एक्चुअली माइंडफुलनेस ये है ना, इट इज बिकॉज यू। और हम कोई भी एक्टिविटी जब एक्चुअली एकदम प्रेजेंट होके कर रहे हैं, वी एंजॉय इट। जब हम कोई छुट्टी में जाते हैं, जब कोई बहुत बढ़िया सीनरी देख रहे हैं या कुछ, तो क्या होता है उसमें, यू आर टोटली प्रेजेंट। क्योंकि बाद में माइंड आता है, अच्छा ये तो पहले भी देखा था, या नैनीताल में इससे अच्छा था वो, बट इमीडिएटली सनसेट, सनराइज, माउंटेन्स तुम देख रहे हो तो माइंड बिकम स्टिल। और जो हमारे थॉट्स हैं, जब वो एक तरह से थोड़ा स्टिल हो जाते हैं, देन वी आर टोटली प्रेजेंट एंड वी एंजॉय। इनफैक्ट थॉट्स के बारे में अगर चाहो तो थोड़ा और मैं बोल सकता हूँ। डेफिनेटली सर, प्लीज कंटिन्यू। क्योंकि ये 2 चीज के बारे में, क्योंकि जो इस जर्नी ऑफ रेजिलियंस में, वन इज इमोशंस एंड वन इज थॉट्स। दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड जर्नी जो कि मेरे साथ हुआ। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग, फॉर एग्जाम्पल, कोई भी अनकंफर्टेबल अगर इमोशन या फीलिंग आए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बैठा हो तो थोड़ा एक इरिटेशन हो रहा है, रेस्टलेसनेस हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, फीलिंग लो, तो हमारा नॉर्मल इंस्टिंक्ट क्या होता है, उस फीलिंग को दबा दें, उसको सप्रेस करें या रिजेक्टेड। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो हम कुछ और करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, कोई सुट्टा मारेगा, कोई अल्कोहल लेगा, कोई कुछ भी करेगा। We try to distract ourselves from any kind of uncomfortable feeling। और ये
मैं भी बोलूँ तो बचपन से मैं यही देखते आए हैं, मेरे जो पेरेंट्स या रिलेटिव्स सब यही करते थे। और आई ग्रो अप थिंकिंग लाइक दिस ओनली कि कुछ भी अनकंफर्टेबल आ रहा है मतलब कुछ गड़बड़ है, उसको हटाओ, उसको दबाओ एंड ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। और यही नाउ जब ये इंसिडेंट हुआ जो मैंने बताया, तो समाओ क्योंकि उस समय मैं बहुत बुक्स पढ़ भी रहा था, अपना मेडिटेशन माइंडफुलनेस सब कर रहा था, व्हाट आई रियलाइज्ड इज कि अगर इस फियर या इस सैडनेस या इस डिस्पेयर को अगर मैं जब तक पूरे तरह से फील नहीं करूँगा, आई विल नेवर बी एबल टू ओवरकम। एंड वो उस समय जो 3-4 हफ्ते या उसके बाद भी जो था, और मैंने उसको डिस्क्राइब किया है ऑन द चैप्टर ऑन इमोशंस, कि व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग योर इमोशंस, क्या होता है कि हमारे इमोशंस यूजुअली कहीं ना कहीं लोकलाइज्ड होते हैं, चाहे चेस्ट में, एब्डोमेन में, है ना। वो फियर फॉर एग्जांपल डर है, या पैनिक है, एक एंजाइटी की फीलिंग है, या डिप्रेशन, लोनलीनेस, कुछ भी फीलिंग होता है वो कहीं। Once you start feeling it, being totally open to it and present with that feeling, फिर मेरे साथ क्या होने लगा, मैं देखा कि पहले सोचो मैं फियर के साथ बैठा, rather than उसको दबाने के बदले bring the fear close to you, जो कि हमें कभी भी नहीं सिखाया गया लाइफ में, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम हम बोलते हैं नहीं हटाओ, फियर है या कुछ अनकंफर्टेबल फीलिंग, हटाओ उसको, एज इफ कोई काइंड ऑफ अछूत है, बट एक्चुअली वी नीड टू एम्ब्रेस इट, वी हैव टू ब्रिंग इट क्लोजर। फिर जब मैं लाया उस फियर को, पहले तो लगा कि अरे यार ये फियर तो मुझे ओवरवेल्म कर देगा, दबा देगा और मैं बचूंगा नहीं, बट आई थॉट कि नहीं, लेट मी सी, बिकॉज जो भी मैंने पढ़ा सीखा, आई थॉट लेट मी। देन व्हाट हैपेंड इज, और ये भी मैंने डिस्क्राइब किया, कि जैसे जैसे उस फियर को मैं पास लाते गया, आई वॉज सराउंडेड बाई ए क्लियर काइंड ऑफ फीलिंग ऑफ स्टिलनेस एंड पीस। तो दैट वॉज अ वेरी रिमार्केबल थिंग, कि आप इतने डरे भी हो, इतने अनहैप्पी भी हो, बट देर इज दिस फीलिंग ऑफ जो प्रेजेंस है जो उसको सराउंड कर रहा है, एंड अंदर से आई एम, ऑल्दो देर इज दिस फीलिंग आई कैन नोटिस इट, बट देर इज अ फीलिंग ऑफ प्रेजेंस एंड लाइटनेस एंड पीस। तो वो प्रोसेस मैंने फिर चालू किया, and then I started sitting more and more, and the more I sat I could feel this. So वो चीज़ जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ये था। और मैं अगर मैं अपने प्रेस्क्रिप्शन फॉर ऑफ रेजिलियंस में ये बोलूँगा, एंड आई विल इनकरेज व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा अगर वेरी डेंस इमोशन को मत लो, बट मैंने छोटे छोटे प्रैक्टिसेस भी बुक में जैसे ही किए ना, कि स्टार्ट विद सम स्मॉल फीलिंग्स। फॉर एग्जांपल कभी एक इरिटेशन हो रहा है ना, आप बैठे हो थोड़ा इरिटेबल फील कर रहे हो, स्टे विद इट। अब देखो कैसे वो फील होता है, कहाँ वो बॉडी में है, कैन यू लोकलाइज इट, कैन यू स्टे विद इट। और जब हम साथ साथ अपने इमोशंस के साथ रहते हैं, तो फिर हम देखने लगते हैं कि इमोशंस एक्चुअली बहुत ही ट्रांजिएंट होते हैं, वो चेंज होते हैं। अभी तुम इरिटेशन हो, थोड़ा बैठोगे, फिर कुछ और होगा, मे बी थोड़ा बोर्डम, फिर बाद में थोड़ा एक स्टिलनेस, फिर पीस, ये। पर हम बैठते कहाँ, we never sit. So one of the important lessons I learned, one is to bring these feelings close. जितना हम उसको पास लाएंगे, actually we are trying to embrace it, and that gives us एक presence and lightness, which is actually a journey into death. Consciously it's a journey into death, and then you realize कि actually you can take that journey also without getting overwhelmed. दूसरा, उसको वही फील करो, and stay with the feeling of discomfort. Staying with things like disappointment, staying with unhappiness, ये बहुत बड़ा एक लेसन है। और कल ही मैं एक इंटरव्यू पढ़ा, सैम ऑल्टमैन जो है AI का, वो एक बिल गेट्स का पॉडकास्ट में वो बता रहा था, आई थिंक क्या नाम है पॉडकास्ट का, वो ये कल परसों ही आया था। तो उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट जो टीचिंग था सैम ऑल्टमैन का था, वो था कि ऑलवेज ट्राई टू वॉइस व्हाटएवर यू वांट, आस्क व्हाट यू वांट, है ना।
जितना हम पूछेंगे तभी मिलेगा, बिकॉज बोलते हैं ना बच्चा भी, माँ बच्चे को दूध तभी देता है जब वो रोता है ना, बट वी, तो वो ये बोल रहा था कि वी ऑफन फियर बीइंग डिसअपॉइंटेड एंड फियर बीइंग रिजेक्टेड, इसीलिए हम पूछते कम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कुछ चाहिए, जैसे मैं बोलूँ कि यार हिमांशु मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है, कैन यू हेल्प मी, तो ये हेल्प मांगना हम बहुत बार वी बिकम वेरी डिस्टिंक्ट सेल्फ कॉन्शियस, बिकॉज हमें लगता है कि यार वो मना कर देगा, हिमांशु मना कर देगा। हम वो मना करने से उतना घबरा नहीं रहे, मना करके जो एक डिसअपॉइंटमेंट का फीलिंग है उससे घबरा जा रहे हैं। वाई? बिकॉज अगेन वी आर नॉट एबल टू स्टे विद आवर फीलिंग्स। तो ये जो प्रैक्टिस है ऑफ स्टेइंग विद, सो यू, अगर डिसअपॉइंटमेंट भी है, ठीक है, मैंने कुछ मांगा एंड देन मना कर दिया किसी ने, तो इफ देयर इज अ फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, तुम स्टे विद दैट, यू विल सी कि थोड़ी देर बाद वो चला जाएगा। फिर तुम्हें बाद में लगेगा अरे यार मैंने तो, कम से कम मुझे इस फीलिंग का दुख नहीं है कि मैंने पूछा ही नहीं, है ना। और ये प्रोसेस फिर, ये तो मैं सैम ऑल्टमैन वाला तो कल परसों पढ़ा, बट आई रियलाइज्ड एक्चुअली कि वन इज कि एक तो staying with that feeling of disappointment, the more we stay with emotions, the more we are able to bear with whatever kind of uncomfortable feelings are there. दूसरा की एक और बड़ा चीज है जो कि मैंने इसको अदर वे में लिखा था, चैप्टर ऑन कंपैशन एंड सेल्फ कंपैशन। तो हम लोग सोचते हैं कि यार हम दूसरे से हेल्प मांगेंगे, वो मना कर देता है। वी ऑफन डोंट रियलाइज कि लोग एक्चुअली हेल्प करना चाहते हैं। तुम बहुत बार देखोगे तुमने फ्रेंड से पूछा या किसी से पूछा, और बहुत बार वो बहुत तैयार हो जाते हैं, है ना, कि यार हाँ बताओ मैं क्या हेल्प करूं, क्या नहीं करूं, व्हाई। उसका भी एक रीजन है, उसका एक साइंटिफिक रीजन है, और उसमें मैंने कोट भी किया, अभी मैं भूल गया, 2-3 ये है। बिकॉज क्या होता है कि जो कंपैशन, दिस फीलिंग ऑफ हेल्पिंग समवन, it actually increases our vagal tone. Vagal tone होता है हमारा parasympathetic nervous system, which is the calming effect. तो हम किसी को जब हेल्प करते हैं तो एक्चुअली उसको तो हम हेल्प कर ही रहे हैं, पर हम अपने आप को भी बहुत हेल्प कर रहे हैं, बिकॉज वी आर एक्टिवेटिंग द पैरासिम्पैथेटिक टोन एंड द फील गुड हॉर्मोन्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, आई वुड से काइंड ऑफ लर्निंग है कि नेवर हेजिटेट फॉर, एक तो फॉर आस्किंग व्हाट यू वांट, क्या पता दूसरा तुम्हें उस बहुत बार होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं बता रहा हूँ कि सोचो मेरे घर में कोई काम कर रहे हैं, अगर उन्हें 100, 200, 500 रुपये चाहिए, हो सकता है कि वो हेजिटेट करें कि पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे या क्या होगा। मेरे लिए में भी वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, बोला अरे तुम पूछते तो मैं पहले ही दे देता, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि हम कर सकते हैं, लेकिन दूसरा पूछे तभी तो हम करेंगे, है ना। एंड पीपल एक्चुअली, भले हम आज के डेट में अगर हम न्यूज़ सुने और पेपर्स पढ़े तो हमें लगता है कि सब लोग अपने में हैं, सेल्फिश है और नो वन वांट्स टू हेल्प ईच अदर। ठीक है, लोग हैं, बट एक्चुअली अगर मांग के देखो, यू विल बी सरप्राइज्ड, अ लॉट ऑफ पीपल आर देयर विलिंग टू हेल्प। आपकी बुक से ना जो मेजर टेक अवे जो मैंने लिया, 2 चीज़ों का, टेक अ पॉज एंड सरेंडर योरसेल्फ। यस, बिल्कुल। और जो बेस्ट थ्योरी मुझे पूरी बुक में लगी, दैट वाज वंस बोर्न एंड ट्वाइस बोर्न। बिल्कुल, इस पे मैं बोलूंगा। बिफोर वी गो टू बुक डांस ना, आई वुड लाइक यू टू, बिफोर वी गो टू बुक डांस। अच्छा, बुक डांस होता है। अच्छा, हमारे शो में बुक डांस। अच्छा, ओके, कम टू। अच्छा, तो ठीक है। उससे पहले आई वुड लाइक to talk about something about this one born and twice born। हाँ, ये एक बड़ी अच्छी थ्योरी है। नहीं, and I'm very glad and very happy कि तुमने इसको पकड़ा, है ना, क्योंकि ये मुझे जब मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा था, ये एक्चुअली एलिजाबेथ लेसर है ना, वेरी फेमस ऑथर। तो उनके बुक का नाम है ब्रोकन ओपन, है ना, उस बुक का, और मैं जो चैप्टर मैंने लिखा है उसी से इंस्पायर होके ब्रोकन ओपन फर्स्ट चैप्टर है ना। तो what she says is कि वो भी किसी एक ऑथर को कोट करके उसको मॉडिफाई की कि there are 2 kinds of people, जो कि once born है and twice born है। हम सब के साथ challenges होते हैं ना,
फॉर एग्जांपल जो मेरे साथ हुआ ये इंसिडेंट हुआ, कितने ही गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, कितने ही डॉक्टर्स के साथ हुए, किसी और के साथ फॉर एग्जांपल किसी का डाइवोर्स हुआ, कोई इलनेस हुआ, डेथ हुआ, किसी नज़दीकी वाले, कितने के साथ सारे होते हैं। जो वंस बॉर्न टाइप होते हैं ना, वो जब होता है थोड़ा सा उनको वो शेकअप करता है हल्का सा कि अरे यार ऐसा कैसे हुआ, ये हुआ, फिर वो बोलते हैं अरे यार ये सब तो होता है और ये है, चलो चलो हमें लाइफ आगे बढ़ना है और करना है और कंटिन्यू करो, छोड़ो वो तो एक चैप्टर था जो खत्म हो गया, फेज था, उसको छोड़ो, पीछे के बारे में मत सोचो, आगे के बारे में सोचो। एंड देन दे वो, इसमें कोई जजमेंट नहीं है कि वो सही है या नहीं। बट जो ट्वाइस बॉर्न है, जब कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है इट ब्रेक्स देम अपार्ट, please start thinking ये क्यों, is there a message behind it? कुछ यूनिवर्स कुछ हमें सिग्नल तो नहीं, कुछ हमें वॉच तो नहीं करना है, हमें कुछ सोचना तो नहीं है। And actually being broken open is actually which I realize now, और एक तरह से ये बुक भी वही शिफ्ट कर अब क्यों start walking when a heartbreak किसी का एक जो रोमांटिक पे भी होली पहन लेते हो नो हार्टबreak कितना पेनफुल, एंड इस तरह भी broken नहीं पे इस तरह पेन। बट क्या होता है ना जब पे तो जो हमारा एक हार्मोन होता है ईगो का वो पिंच, एंड व्हाट कम्स आउट इज जो इनर हमारे फीलिंग्स हैं, इमोशंस और इम्पीनेस और वेरी हार्ड फॉर एग्जाम्पल जब ये इंसिडेंट हुआ, ये मैं इसका कोई क्रेडिट नहीं, ये तो बाइक रेस खा के ऐसे ऐसी चीज हुआ, बट आई स्टार्टेड व्हाट इज व्हाई। अब तक तो यही था ना कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक हस्बैंड हूँ, एक फादर हूँ, इन सब के लेबल्स के पीछे भी क्या कोई है विच इज द एक्चुअल मी। और एक चैप्टर जो मैंने वो एक्सप्लोरिंग हुआ माइंड के बारे में ये किया है, तो ये जो जब ट्वाइस हुआ रहा, सो आई एनकरेज एवरीवन कि कभी अगर दिल टूटे, कोई डिसअपॉइंटमेंट हो, कोई रिजेक्शन हो, चाहे जॉब हो, कभी रिलेशनशिप में कोई इमोशनल सेपरेशन, ठीक है, बट मे बी वो कोई गिफ्ट भी है, सब मैसेज फ्रॉम दिस मैसेज फ्रॉम, ठीक है, बी ओपन टू इट। एंड वेरी ऑफन दैट मोस्ट ऑफ द टाइम देखोगे कि इट हैज द पावर टू चेंज। ये इंसिडेंट में मेरा लाइफ चेंज किया, ऐसे बहुत सारे वो है सरेंडर के बारे में। सो जब ये अगेन इंसिडेंट जब हुआ तो आई हैड एक्चुअली नो चॉइस, क्योंकि ये हो गया और जो जब पेशेंट के लिए हम वेट कर रहे थे 2-3 वीक वो आईसीयू में थी, तब तो कुछ नहीं करा, ऑल आई कुड डू वाज टू सरेंडर। अब सरेंडर टू अब यू कैन सी सरेंडर और जो गॉड वर्ड से भी कभी कभी ना मन करते बोले अच्छा गॉड कहाँ है क्या है, तो आप बोलो सरेंडर टू द सोर्स, जो सबका एक सोर्स है, और सरेंडर टू द यूनिवर्स, जो भी आपको लगे, सरेंडर सम हायर पावर जो कि ये सब कुछ किया है। और सरेंडर तो हम करते, फॉर एग्जाम्पल आज हम अगर ब्रीदिंग कर रहे हैं या हमारा हार्ट चल रहा है तो हम थोड़ी चल रहे हैं, कहीं ना कहीं सम सोर्स इज देयर जो कि उसका पंपिंग कर रहा है, तो यू कैन सरेंडर टू दैट सोर्स, द यूनिवर्स, एंड जस्ट सी दैट इट। क्योंकि क्या होता है जब हम चीजें एक्सेप्ट नहीं तो रेजिस्टेंस है, ये क्यों हुआ, सबसे पहले ऐसे इंसिडेंट्स हो, ये क्यों हुआ मेरे साथ, क्यों हुआ, ऐसे क्यों होता है, ऐसे नहीं होना चाहिए, तो बट ये तो हुआ, इट हैज हैपेंड, फर्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट और फीलिंग करना, और उसको आप बोल सकते हो प्रेयर भी, एक्चुअली प्रेयर इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ सरेंडर। तो ये, और हाँ जो थर्ड थिंग जो तुम टेक अवे के लिए बोले कि अबाउट पॉजिंग, तो दिस इज एक्चुअली समथिंग जो कि इट इज आई एम वेरी पैशनेट, और अगर मैं उस टेडिक्स टॉक में भी मैं बोलूँ तो सबके पीछे ये है कि हाँ कैसे हम
वो एक्चुअली माइंडफुलनेस, टेक अ पॉज एंड फील योरसेल्फ। और उसमें जो मैं TEDx टॉक में भी मैंने ये दिया था कि अगेन पॉज के लिए नहीं कि हमें 15 मिनट ये करना चाहिए, 3 से वो नहीं है, बहुत इजी है, बहुत सारा काम है। पर उसमें मैंने टॉक में भी दिखाया कि इन बिटवीन मेरे ओपीडी में, जैसे आज सैटरडे ओपीडी बहुत भी होते हैं, अराउंड 54-55 पेशेंट्स, तो कभी बीच में 2 मिनट जब चाय कॉफी पी जाओ तो जस्ट यू कैन टेक अ सिंपल पॉज, जैसे वो जस्ट बिकम अवेयर ऑफ योर बॉडी, अवेयर ऑफ योर क्लोथ्स, अवेयर ऑफ योर फीट, अवेयर ऑफ योर। दिस इज अ सिंपल, कितना है, 1 मिनट लगा, आधा मिनट लगा, पर देन यू गेट बैक एंड यू गेट रिज्यूम। तो ये छोटे छोटे पॉजेस हमें लेना है इन बिटवीन व्हाटएवर एक्टिविटी, एंड दैट क्रिएट्स एक्चुअली स्पेस। स्पेस पे भी मैंने चैप्टर भी बोला, और एक स्ट्रेटजी भी है। स्पेस एक्चुअली क्या है कि अगर सपोज आप इस रूम में, अगर हम बोले कि चलो इस रूम में क्या करते हैं, तो हम देखेंगे ये टेबल है, कुर्सी है, फर्नीचर है, लोग, बट इस रूम का एक्चुअली जो एसेंस है, जैसे स्पेस है, वो फॉर्मलेस है, वो दिखता नहीं, पर वो स्पेस है। अगर ये स्पेस इस रूम से हटा रहे तो कुछ भी नहीं। नाउ इन दिस प्रैक्टिसेस ऑफ माइंडफुलनेस या मेडिटेशन या जस्ट टेकिंग पॉजेस, हम एक्चुअली अपने स्पेस, इनर स्पेस को बढ़ाते हैं, वी बिकम अ बिट लाइटर। एंड एक बहुत अच्छा कोट है जो मैंने ये किया है, is कि between stimulus and response there is a space. In that space is the power to choose our response, and in that response lies our growth and freedom. मतलब कि कोई भी एक कोई कुछ बोले, एक स्टिमुलस और हमारा रिस्पॉन्स बीच में एक फ्रैक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, अचानक अगर मुझे कोई बोल दे कि यार तुम ही बोलो, अरे यार डॉक्टर साहब क्या बकवास कर रहे हो, कैसा बकवास है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही बोले, तो मैं हो सकता है कि तुरंत एकदम रिएक्ट करूं कि अरे रे तुम कैसे बोल सकते हो मुझे बुला के, और ये व्हाटएवर। या एक पॉज है, हो सकता है कि मैं बोलूं मे बी कोई कारण होगा या कुछ होगा, या कुछ फोन आए, कुछ है, थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा भी जवाब नहीं देते हैं, वी कैन टॉक अबाउट इट लेटर। तो एक सिंपल एक फ्रैक्शन ऑफ पॉज है। ये अपने जो रिलेशंस में बहुत होते हैं, सपोज हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत बार होता है ना कि अच्छा, कभी सोचो हस्बैंड ने या वाइफ ने बोला कि ओ तुम तो मेरे बारे सोचते ही नहीं हो, या तो ये तो बहुत है ना, जब वाइफ बोल रही हो तो हस्बैंड को पॉज ले लेना चाहिए। तो इसको लेना, तो उस समय अगर हम तुरंत रिएक्ट करें कि अरे नहीं ऐसे कैसे कह सकते हो, मैंने तो ये किया और तुम नहीं करते, तो उस समय आर्ग्यूमेंट बढ़ेगा। अगेन यू कैन दैट स्पेस है, तो तुम सोच सकते हो कि यार अभी इस बात को छोड़ देते हैं, फिर हम कुछ नहीं बोल रहे, अच्छा ठीक है आई एम सॉरी, अगर हम बोल दिए, और शाम को बोल सकते हैं कि देखो आई थिंक उस समय यू आर नॉट रीजनेबल, कि ऐसा तो नहीं है, तब तक उसका भी थोड़ा मूड ठीक हो जाएगा, बोले हाँ आई एम सॉरी, तो हो सकता है। और अगर उसी समय पॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं बिल्कुल। तो मैंने ना जनरली डॉक्टर्स को डांस करते नहीं देखा, तो आप डांसिंग में कैसे हैं? अच्छा, तो ये मैंने TEDx टॉक में भी बताया है ना, अगर कोई सुनोगे तो क्या है, डांस के पीछे बड़ा जोरदार कहानी है कि मुझे डांस का बहुत शौक है। अरे वाह, है ना, बहुत शौक है, लेकिन मुझे डांस आता नहीं है एज सच, फॉर्मल तो खैर कुछ भी नहीं आता है, और मेरे जो वाइफ और साली जो है वो लोग अच्छे डांसर्स हैं, तो जब भी कुछ होता है ना पार्टी में, तो मैं अपना हाथ पैर इधर उधर फेंकता हूँ, और लोग बोलते हैं अरे यार तुम बंद करो, तुम्हें कुछ नहीं आता है। और तो मैं सोचता था कि यार सही बोल रहे हैं, और ये है मैंने एक उसमें ये किया था फ्लो, है ना, एक स्ट्रैटेजी अपने TEDx टॉक में उसके बारे में पढ़ा। फ्लो इज समथिंग जिसके जो आप इतने इन्वॉल्व हो जाओ कि यू लूज ऑल सेंस ऑफ टाइम, एंड आप घंटों करो तो भी कम है, किसी को रीडिंग है, किसी को ये। मैं रियलाइज किया कि डांस ब्रिंग्स मी इनटू फ्लो, जब मैं पढ़ा उसको और ये किया
देन उसके बाद मुझे जब मौका बीच बीच में मिलता था तो मैं डांस करता था बिना तो परवाह किए। हम आपसे आज करवाएंगे डांस। अच्छा, ये लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये होने आपने वाला शायद है। मेरे बाकी पॉडकास्ट नहीं देखे लास्ट तक, इसका मैं मतलब। लास्ट तक तो नहीं देखा। हाँ, जनरली मेरे सारे पॉडकास्ट के लास्ट में हाँ हम अपने व्यूअर्स से कहते हैं कि मतलब हम ऑथर्स बुक लिखते हैं, हाँ सोचते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हाँ पर रीडर्स पढ़ते नहीं आजकल बुक। मतलब कहते हैं कि रीडरशिप खत्म हो रही है, लोग स्क्रील्स, रील्स और शॉर्ट्स देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। हाँ तो मेरे शो का एक पैटर्न है कि हर ऑथर, पब्लिशर जो भी मेरे शो पे आता है, हाँ। हम लास्ट में 10 सेकंड का डांस करते हैं अच्छा टू से देम कि भाई देखो हमने डांस भी कर दिया, अब तो बुक पढ़ो हमारी। ठीक है, वेरी गुड आइडिया। और ये क्या, इसका क्या रिजल्ट्स रहे अब तक? अभी तक जितने लोग आए सबने डांस किया है। नहीं, और फीडबैक क्या मिला है व्यूअर्स से? कई व्यूअर्स ये नहीं बोला अरे यार ये किस नहीं, किस को नहीं, डांस करा दिए? एवरी डांस फीडबैक्स आर गुड। रील्स जो डांस वाले होते हैं वो ज्यादा व्यू होते हैं। अच्छा, सो आई वेलकम यू फॉर 10 सेकंड डांस विद। तो अकेले मुझे करना होगा? ना, नहीं, मैं आपके ही साथ करेंगे करूंगा। ना। साथ, हाँ वही ना कि ठीक है, बिल्कुल, आई एम ऑल रेडी। सो व्यूअर्स, हम आ गए अपने सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, जहाँ पे जो भी ऑथर्स, पब्लिशर्स, जो भी मेरे शो पे आता है, हम यहाँ पे एक डांस करते हैं। क्यों करते हैं? उसको हम बोलते हैं बुक डांस, क्योंकि आप व्यूअर्स बुक पढ़ें, रील्स, शॉर्ट्स, ओटीटी सब देखो यार, पर जो चीज बुक में है ना वो कहीं नहीं है। बिल्कुल जितने ओटीटी में प्रोग्राम होंगे ना, हर पेज में एक कहानी होती है बुक। बिल्कुल, ये And that is important. आई थिंक रीडिंग जितना हमें है ना हाँ, लाइफ के बारे में, और एज अ डी स्ट्रेसर, एज अ एक जॉय का एक जरिया है जितना रीडिंग है। तो हम please आप लोग ऑथर्स पढ़ो। यहाँ पे आके थोड़ा सा डांस करके दिखाते हैं, ताकि आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज गो एंड रीड बुक। सो दिस इज माय ऐसा भी हो सकता है कि डांस इतना घबरा जाए कि लोग बोले अच्छा आप डांस मत करो, मैं पढ़ लूंगा। पढ़ लेता हूँ। तो जैसे भी हो। सो दिस इज माय बुक, यू आर अरे स्टिल द वन। वाह, आप नहीं, इस बुक नहीं, को you जरूर are- पढ़ें। नहीं, बिल्कुल, And, and it's an honor। वैसे मैं ये बुक पढ़ चुका हूँ। अच्छा, टू वाह, रीडर्स, ठीक है। दिस इज RX फॉर रेजिलियंस। बहुत जल्दी अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, ऑफलाइन हर जगह अवेलेबल होने वाली, बिकॉज दिस इज रिलीजिंग आई थिंक इन वर्ल्ड बुक हाँ, फेयर। या ये वर्ल्ड बुक फेयर के आसपास ही होंगे। इट्स गेटिंग रिलीज वेरी सून। आई एम लकी वन, तो मैंने पहले पढ़ ली है। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बुक विच विल टीच यू हाउ टू टेक अ पॉज, हाउ टू सरेंडर, अपनी लाइफ को कैसे महसूस करें, ये बुक आपको सिखाती है। So definitely read this book, and sir I'll request you. Thank you for this book। ये 8th book है तुम्हारा, that is such a nice। Sir dance. हाँ, अच्छा चलो। So guys, read this book. Please. Thank you sir. Thanks a lot for coming. Thank you, It was really wonderful. बहुत बहुत Thank you sir.